Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, Multan, lecturer of mathematics in ISP Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का इस वीक का टास्क है। ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था, इंट्रोडक्शन और ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल और एग्जैक्ट मेथड हम लोग देख चुके थे। लास्ट टाइम आप लोगों को होमोजीनियस, लीनियर और बर्नौली भी बता दिया था। तो इस वीक का हमारा टास्क था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को बतानी थी। तो वो मैंने स्किप करके अभी वो मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट 5th वीक पर लेकर आ गई हूँ। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप लोगों को बताना है, उसके 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, करना सिखाऊंगी, और इसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। इसी तरह लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगी, और फिर उसके बाद करने के लिए सारा का सारा आप लोगों को दूंगी। और इन दोनों को ये आप देखेंगे कि बाय हैंड अगर हम करें तो ये हमारे पास कितना मुश्किल है। और इसी तरह ये जो ये रॉन स्कैन है, अगर इस तरीके से करें तो हमारा काम घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं, इस लेक्चर को आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें, ये हमारा है आज का लेक्चर। ठीक है, अब हमारे पास है, आप लोगों को लास्ट में मैं बता चुकी हूँ ऑर्डर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और इक्वेशन का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन हो, इक्वेशन। डिफरेंशियल मीन्स अंदर सारा डेरिवेटिव्स हों। अच्छा, और फिर लीनियर ये है कि इसमें y और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब की पावर 1 होना चाहिए, और ये वेरिएबल और डेरिवेटिव आपस में भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो लीनियर भी हो गया। ऑर्डर ये बताता है कि इसमें सबसे ज़्यादा वाला डेरिवेटिव किसके पास है, कौन से, इसका मतलब है डेरिवेटिव के लिहाज से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पे देख लो, इनमें सबसे ज़्यादा इसके पास डेरिवेटिव हुए हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर कितना है देख लो, n। वाह, इसका ऑर्डर भी n हो गया, और इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर। आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। अब हम आपको फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव एक दफ़ा लिया गया था। उसको सॉल्व करने के जितने मेथड थे वो आप लोग देख चुके हैं, बस एक थोड़ा सा रहता है, वो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, वो मैं बाद में करवाऊंगी। तो अब आप लोगों को बताती हूँ, अब आप फर्स्ट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सेकंड पर जाएंगे, आपको इक्वेशन में या सेकंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन होगी, या थर्ड होगी, या फोर्थ होगी, एंड सो ऑन। उन सारों का मेथड जो इन्होंने बताया वो अब हम इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y रेज़ टू पावर n, y रेज़ टू पावर n माइनस 1, और ये y डैश एंड सो ऑन। इसी तरह अब ये जितने भी ये वाले फंक्शन हैं, a n ये इधर आप x डाल दीजिएगा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में x डालिएगा, ये भी a1 a2 a0 ये और इसी तरह ये g, ये इन सारों के बारे में बताया जा रहा है कि ये x पे डिपेंड करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी y आ गया तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ये फिर ये नॉन लीनियर बन जाएगा। तो नॉन लीनियर को सोल्व करने का अलग मेथड है। जो मैं अब आगे चलते हैं, अभी तो वो कहते हैं आर फंक्शंस ऑफ एक्स, एंड इनके बारे में ये भी बताया गया कि ये जो सबसे बड़े वाला कोफिशिएंट है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। सोचो ज़रा, ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इसका ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर ये तो इसका सबसे मैक्सिमम वाली डेरिवेटिव वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर बेचारों के पास इसका ऑर्डर जो है वो फिर n नहीं रहेगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा n-1। अगर फिर n-1 आपका ज़ीरो हो जाए तो फिर ये और कम हो जाएगा, n-2, n-3, और ऑर्डर कम होता 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 अगर ये अगर ये a1 भी आपका ज़ीरो हो जाए तो ये वाली टर्म भी ख़त्म, और फिर ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू a0, y इज़ इक्वल टू g ऑफ x बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अगर हमारा ये सारे टर्म्स अगर मेरी ज़ीरो हो गई हैं, इसका मतलब है अब ये ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर ये तो पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यस, ये पोलिनोमियल बनेगा, और इसमें डिग्री कितनी होगी, ज़ीरो होगी, एक्स की डिग्री। तो इस तरह की ये बड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों से पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी जाती हैं और आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाएंगी। तो हम आगे चलते हैं। आपको रीज़न मैंने बता दिया कि an को ये शर्त क्यों लगाता है कि ये ज़ीरो ना हो। ज़ीरो इसलिए नहीं कर रहा कि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए उसने शर्त लगा दी है कि यहाँ पे an आपका ज़ीरो ना हो। चलो आगे चलो। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट्स आप, अच्छा चलो इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो आपको y नज़र आ रहा है ये है बेस, y की जो पावर है इसे बोलते हैं डिग्री,
और ये जो ये इसके साथ जो खड़ा है इसे बोलते हैं, इसे उर्दू में बोलते हैं अददी सर, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशेंट। तो अब बात क्या हो रही है कि ये जितने भी हैं ये सारे कहाँ गया, विद वेरिएबल कोफिशेंट्स, मतलब ये जो इनके कोफिशेंट्स हैं, मतलब ये इनकी बात हो रही है A0 A1 AN-1 AN, इनके बारे में बताया गया कि ये वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, एक्स पे डिपेंड करते हैं। तो इन्हें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशेंट्स। ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा, अब फिर वो कहता है वी टेक द फर्स्ट को, अब वो कहता है वी टेक फर्स्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट। वो कहता है सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे, उस केस को डिस्कस करेंगे, फिर वेरिएबल को डिस्कस करेंगे मिड के बाद। आप लोगों का है नहीं, मिड के बाद भी नहीं, शायद जल्दी कर लें हम लोग। तो यहाँ वो कहता है हम इसे कोफिशिएंट्स, अब हमारे क्या हैं कोफिशिएंट्स, हमारे कांस्टेंट्स होंगे, मतलब ये AN-1 A1 और ये A0 ये सारे के सारे अब हमारे कांस्टेंट्स होंगे। अब कांस्टेंट्स क्या हैं वो आपको दिखाती हूँ। अब इधर वो कहता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर G आपका 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं। अब ये याद रखिएगा, अब ये जितने भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसके अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे। तो ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स, और वो कहता है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, सॉरी विद वेरिएबल नहीं कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स। अच्छा, फिर अगर हमारे ये G0 हो गया, जैसे कि हमारा G0 होने की वजह से यहाँ पे 0 आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे एसोसिएटेड आधी बात लिखी हुई है, एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। चलो आगे चलो। अब हमारे पास ये मैंने आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर दो तरह से हो सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, एक विद कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स। अगर कोफिशिएंट्स आपके कांस्टेंट्स आ जाएं तब भी इसकी यही डेफिनेशन बनेगी जो ऊपर आपको बताई है, और अगर आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो तब भी यही डेफिनेशन बनेगी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये इन दो टाइप्स के बारे में खास तौर पर इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई इन बच्चों को बताओ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होंगे। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। चलो ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद nth ऑर्डर। इसका मतलब है आपके पास हायर डेरिवेटिव कितना होगा, n होगा, लीनियर ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस, ये उनकी जनरल शक्ल है। अच्छा, अब सब्जेक्ट अब जितने अंदर डेरिवेटिव्स गिवन होते हैं ना उतने ही आपको ये कंडीशंस गिवन होंगी। ज़रा देखो ये क्या है, ये हमारे पास y⁻0 1 2 3 चलता चलता n-1। अब ज़रा गौर से देखो 1 से लेकर n-1 तक कितने हो गए, n-1 टोटल n-1 हो गए, तो एक ये 0 वाला इंक्लूड करेंगे तो n कंडीशंस हमारे पास ना हो गई। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जितने ये जो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है ना उतनी कंडीशन नीचे गिवन होती है। तो अगर ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो नीचे nth कंडीशंस आपको गिवन होंगी, और इनका मैक्सिमम अगर nth ऑर्डर का है तो इधर आपको कंडीशंस आपको n-1 तक आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे ना तो बिल्कुल वही होगा जितना आपका ऑर्डर होगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ओके, बात भी समझ आती है। इस कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इन कंडीशंस को और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गया। अच्छा, अब आया एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। अब ये बताओ कि क्या सोल्यूशन भी निकल सकता है, सवाल ये पैदा होता है, और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सोल्यूशन निकल रहा है वो यूनिक भी है या नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। तो आज वो देखते हैं कि ये हमारे पास गिवन है, ये सारे के सारे हमारे पास बी कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल i एंड लेट n-n, ये जो an है वो हमारे पास नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने की रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये अच्छा चलो आगे चलो, फिर वो कहता है एक पॉइंट लिया एंड देन द सोल्यूशन ऑफ दिस इज़ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम i इज़ यूनिक। अच्छा, वो बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस हैं ये सारे के सारे हमारे पास कंटिन्यूस हैं
और ए एन हमारा नॉन ज़ीरो है, और इसके ही आई के लिए ही एक पॉइंट है, इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करेगा बल्कि वो यूनिक होगा अगर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करती हैं। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इसने बता दिया। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास कंसीडर अ फंक्शन दिस, और इसका सोल्यूशन हमारे पास ये गिवन है, और सब्जेक्ट टू भी आपके पास ये, मतलब अच्छा ये वाई आपको सोल्यूशन दे दिया गया है, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम है, और ये इसकी कंडीशंस आपके पास गिवन है, और ये आपको सोल्यूशन गिवन है। अब आपने चेक करना है क्या वाकई ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। देखो गिवन फंक्शन आपके पास ये है, आप इसका कैसे चेक करते हैं वो आपको बता देती हूँ। आपके पास y गिवन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। जहाँ वह सेकंड डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है वहाँ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें, -4 जो y यूज़ हो रहा है y की जगह ये पूरा पुट करें, और इज इक्वल टू 12x, इसको एज इट इज़ रहने दें। ज़रा ब्रैकेट खोलें, चीर फाड़ करें, देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गया। इट मीन्स वाकई ये जो ये गिवन है ये इसका सोल्यूशन ही, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही गिवन है। तो जब हमें पता चल जाता है कि वाकई हाँ ये इसका सोल्यूशन है, अब फिर अगला काम हमने ये करना है कि अब ये जो हमारे पास y गिवन है इस इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं कि y के अंदर जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करो। तो ये देखो y में जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो आएगा। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो वो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 3 + 1 कितना होता है 4। ये देखो 4 आंसर आया हुआ है। इसका मतलब है ये जो ये सोल्यूशन है इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये 4 आंसर आ गया। इसी तरह अब ये वाली कंडीशन आप अब खुद चेक करके देखिएगा। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ जीरो पुट करो। ये पुट किया, ये पुट किया, और ये 6 - 2 मतलब ये तो हमारे पास 1 हो गया। ये भी 6 - 2 कितना होता है 4, 4 - 3 कितना होता है 1। ये देखो 1 आंसर आना चाहिए। ये देखो नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है अब आपने का ये जो y गिवन था वाकई ही सच में वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जो आपका सोल्यूशन अब आपने कह दिया कि यस दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें ये चलो मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए दे देती हूँ, तो नहीं इसमें जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोफिशेंट्स बीइंग कॉन्स्टेंट्स आर कंटिन्यूस। मतलब इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हों और कंटिन्यूस। कॉन्स्टेंट तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस ही होते हैं। लीड्स टू, और ये जो ये वाला मतलब इसमें हायर इसमें ये जो हमारा हायर कोफिशेंट था, हायर कोफिशेंट क्या होता है ये जो इसके साथ खड़ा होता है वो 1 की 1 है, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है। और ये सारी कंडीशन मतलब जो आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का हमने थ्योरम बताया था वो सारा हमारा इसने सेटिस्फाई कर दी हैं सारी प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब है कि ये जिसका जो सोल्यूशन निकलना था वो यूनिक ही होना था। अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और वो कहता है इसका सोल्यूशन, ये कंडीशंस गिवन है और वो कहता है कि चेक करो क्या इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ये एक एक करके वही काम कर रहा है। वी द प्रॉब्लम पोजेस द ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है वाई की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड जो इस पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो आप खुद देखो वाई को अगर मैं जानबूझ के जीरो पुट कर दूँ, यहाँ जीरो की वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो पुट करूँ, ये जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ रहा है जीरो। तो इसका मतलब है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमें पता है वाई जीरो है। अच्छा अब वो कहता है द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ जी ये होमोजीनियस क्योंकि इसकी ये वाली साइड जीरो है। अच्छा फिर कोफिशिएंट्स ऑफ ये कॉन्स्टेंट, हाँ इसके कोफिशिएंट सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके आगे ये मतलब ये ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि इसमें ये क्या चीज़ इसने गौर व फिक्र किया। बीइंग कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आर कंटिन्यूअस, और कांस्टेंट जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सारे 100% कंटिन्यूअस होते हैं। आगे चलो आप लोगों ने कांस्टेंट का ग्राफ देखा होगा। कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? या तो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन में आप देख लें कहीं गैप्स जंप्स और होल्स वगैरह नहीं आते, तो आप कह सकते हो कि कांस्टेंट का जो फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और फिर क्या कहता है लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, और जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है अब वो कहता है अब क्या बता रहा है ये, अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या कह रहा है इज इंटरवल सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में नॉट बी यूनिक। अच्छा वो यही बता रहा है कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया ना तो हमारा, अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव जिसके पास होता है ना उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको नाम भी, उसको भी थोड़ी सी इज्जत देते हैं। तो ये इज्जत उसने क्या दिया, उसका नाम रख दिया है नहीं ये लीडिंग कोफिशिएंट है, और बाकी सारे क्या हैं वो सारे छोटे छोटे हैं, उनको तो कोई इज्जत इन्होंने दी नहीं है। तो उनको बस इतना कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं विद
विद विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, इस तरह से बोल रहा है। वो बता रहा है लीडिंग कोफिशिएंट आपका 0 हो गया तो आपका सोल्यूशन जो है वो मे नॉट बी यूनिक, आपका जो सोल्यूशन है वो यूनिक ना हो। फिर वो कहता है द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मे बी ईदर मे नॉट इवन एग्जिस्ट। और वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि हर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी उसने एक एग्जांपल दे दिया है और इसमें वो वही समझा रहा होगा, ये सोल्यूशन गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, कंडीशन गिवन है। अब देखो ये उसने क्या किया है, इसने एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, अब इस इक्वेशन में पुट करेगा और ये सिंप्लीफाई करेगा। चलो इस इक्वेशन को तो उसने सेटिस्फाई कर दिया, अब इन कंडीशंस को देखते हैं ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करो, ये 0 और आंसर वाकई वाओ 3 आ गया। ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी देखते हैं, इसका डेरिवेटिव में ज़रा पुट करो, 0 पुट करो, ये तो वही वो भी सेटिस्फाई हो गया, फिर क्या मसला है। अच्छा आज भाई देखते हैं क्या कह रहा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, हाँ ठीक है आगे चलो, हाँ चलो ठीक है आगे चलो। मतलब ये सारी वो जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई हाँ ये सेटिस्फाई हो रही है। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की उसने कंडीशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है और ये कंडीशन दे दिया। इनकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की निशानी ये होती है, इनिशियल का ये होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे, इनिशियल और बाउंड्री को मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ। इनिशियल पॉइंट पे ही सारी कंडीशंस गिवन होती हैं और जो बाउंड्री में इनिशियल पे भी गिवन होती है, फाइनल पे भी गिवन होती है। तो आप ये ज़रा देख लें, हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हमारे पास बी है। तो ए पे इनिशियल पॉइंट पे भी कंडीशन गिवन है, फाइनल पे भी गिवन है, इसका मतलब है ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है। और जब बाउंड्री कंडीशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को मिला के बन जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाता है। अब ये हमारे पास क्या गिवन है, कंसीडर अ फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, दिस इज द सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन है। अब इसे वैसे वेरीफाई करना है जैसे आप लोग पहले करके आए हैं, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। और ये बता रहा है कि पॉसिबल कंडीशन हमारे पास ये हैं और ये जनरल कंडीशन ये हैं। सो व्हाट, अब एक और आपके पास बाउंड्री कंडीशन आ गया, ये आपके पास गिवन है, खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। सोल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने दे दिया। अगला क्वेश्चन है, ये भी अब आप लोग खुद कर लीजिएगा, आंसर भी मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया। अब मैं चलती हूँ अपना एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और फिर रॉन्स्कियन के बारे में आपको बताना है। तो ये चलती हूँ, एक सेट हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन होते हैं, इनका आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आइडिया हमारे पास ये होता है, आप लोगों ने क्या था, शायद आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल, क्या अलजबरा 2 आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता। उसमें वेक्टर स्पेस पढ़ाते हैं, वेक्टर स्पेस में कुछ वेक्टर्स दे देते हैं और कहते हैं चेक करो इन्हें क्या ये वो हैं या नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, आज़ाद इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये चेक करने के लिए उसे वो हमें कहता है। तो वो कहता है अगर आप इसे इस शक्ल में लिखो, मतलब पहले वाले को पहले वाले कॉन्स्टेंट से, एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दूसरे फंक्शन को दूसरे कॉन्स्टेंट से, तीसरे और आखिरी वाले को आखिरी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो और एक ये इस तरह की इक्वेशन बनाओ। और अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, अगर ये सारे कॉन्स्टेंट्स का आंसर 0 निकलता है तो हम कहते हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ये सारे फंक्शंस का सेट हमें गिवन है, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई एक भी कॉन्स्टेंट आपका 0 नहीं निकलता, नॉन ज़ीरो निकल आता है, तो हम बोलेंगे नहीं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इन सारों को बदनाम कर दे कि इनमें से कोई ना कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास हाल है और ये है हमारे पास सारा हवीला। तो अब देखो पढ़े लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो। सेट इज़ फलाना इज़ सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल आई इफ़ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है व्हेन एवर, ये हम बता रहे हैं कि ये सारे अगर 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 देयर एग्जिस्ट, इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट निकल आया तो हम इसे लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आप लोगों से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जाता है और आज तक किसी को भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं पता होता है। हमारे लिए काम आसान होता है, पकड़ पकड़ के सारों को काटा मारते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो अब ये देखो, अब हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है और वो कहता है चेक करो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो वो कहता है ये हमारे पास फार्मूला है, जैसे अब देखो ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। वो कहता है जरा गौर से देखो इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। हाँ जी, इन दोनों में रिलेशन आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ, ये ऊपर वाली शक्ल बन जाएगी। ये देखो अब ये बता रहा है कि अगर मैं C1 में ले लूँ, ये हाफ ले लूँ और C2 ले लूँ, -1 ले लूँ, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो C1 उसने लिया ये हाफ और ये C2 लिया -1। अब ज़रा ये देखो, इसको हम खोल सकते हैं फार्मूला, कटिंग शटिंग हो गई तो हमारे पास ये आंसर आया और ये माइनस हो गया तो ये प्लस प्लस कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इजीली निकल रही है। तो C1 और C2 ऐसे जादुई हमें बता दो जो हम फंक्शन में पुट करें तो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड मतलब 0 आ जाए। तो इस तरह ये सारी गेम है। और अब आपको बताती हूँ, अब ये हमारे पास अब ये बता रहे सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ज़रा आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब यहाँ पर आ गया कि सपोज़ ये हमारे पास सोल्यूशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन इसका निकल आता है और जितने कॉन्स्टेंट्स हैं इसका मतलब है उसका
उसके अंदर इतनी ही डिफरेंशियल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अच्छा और क्या कह रहा है इसमें, और अच्छा ये कुछ रिमार्क्स हैं, ज़रा आप इसे 3 रिमार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं आपके पास। कांस्टेंट मल्टीपल हैं, तो वाई इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। पहले बताया कि ये एक दूसरे ये कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं। मतलब ये अब आसान अल्फाज में बताती हूँ, अगर आपके पास वाई अगर एक सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप उसे दुनिया जहान के किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो 100% उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। अब आगे, अब फिर एक और बात कहता है लीनियर डिफरेंट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ट्रिवियल सोल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा। मतलब वाई को अगर 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाएगी। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट होल्ड इन द केस ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वो कहता है सुपर नॉन लीनियर, अगर आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा। आज देख लेते हैं क्या है। ये है हमारे पास y1 y2 गिवन है और y3 हमारे पास गिवन है। वो कहता है होमोजीनियस इक्वेशन ये हमारे पास दे दी गई है। अब वो कहता है सपोज दैट, अब ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इसका लीनियर डिफरेंशियल लीनियर की शक्ल में लिखे, मतलब इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इसको एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और इसको एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और इन्हें लीनियरली एक मतलब इन्हें कंबाइन करके लिख लो। y एक शक्ल बन गई। अब वो कहता है ज़रा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। y है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव लिया, उठा के ज़रा अंदर पुट तो करो क्या आंसर रहता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है 100% इसका सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके साथ भी आपने यही सलूक करना है। अब रॉन्सकेन आया है और रॉन्सकेन का प्रूफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने असाइनमेंट में करना है और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने ड्यूरिंग लेक्चर मेरा सर खाना है। ये आपको एमसीक्यूज बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये अगर हमारा रॉन्सकेन आप निकालते हो, अगर आंसर हमारा नॉन ज़ीरो निकलता है तो हम इसे बोलेंगे रॉन्सकेयर और कहाँ है रॉन्सकेन नॉन ज़ीरो आंसर है। तो इसका क्या होता है, पता नहीं इसका क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें ठीक है, खैर इसको मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगी। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट के और हमारे पास आ गए हैं। लीनियरली ये देखें लीनियरली डिपेंडेंट, अगर हम इन फंक्शंस को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे कब, जब हमारा रॉन्सकेन 0 आ जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर हमारा नॉन ज़ीरो आएगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और यही बात हमसे उसमें भी पूछी जाती है। रॉन्सकेन निकालने का फार्मूला आपको बता देती हूँ। रॉन्सकेन ऐसे निकालते हैं, चलो ये यहाँ पे तो इसका डेरिवेशन आई हुई है, इसका फार्मूले की डेरिवेशन ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को सारे पीछे बता चुकी हूँ। लीनियरली इंडिपेंडेंट में आपका रॉन्सकेन 0 नहीं होगा और लीनियरली डिपेंडेंट में आपका रॉन्सकेन का आंसर 0 होगा। फंडामेंटल सेट ऑफ थ्योरम ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान है। जो आप लोग पहले एग्जिस्टेंस के बारे में भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। जनरल सोल्यूशन ये वाला सोल्यूशन होता है, हम इसे जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, वो बोलते हैं जिसमें अननोन कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उन्हें जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। जब आप इन जनरल सोल्यूशन अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाले तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस की बने। रॉन्सकेन कैसे निकाल रहा है, रॉन्सकेन आपको बताती हूँ। ऊपर यही फंक्शन एज इट इज आएंगे, नीचे फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर ये दो है ना तो ये हमारे पास ये इधर तक ये 2/2 की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये देखो अभी से आपने सिंप्लीफाई किया, कटिंग शटिंग हुई, आंसर हमारे पास 0 नहीं आया। इसका 0 नहीं आया, इसका मतलब है ये दोनों फंक्शन हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं। अब ये देखो ये फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और ये उठा के ये वेरीफाई कर रहा है पर्टिकुलर। अच्छा ये सारा कुछ ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये आप लोग अब खुद देख लीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ये उनके सोल्यूशंस हमारे पास गिवन है। तो ये और ये क्वेश्चन आप लोगों ने असाइनमेंट में करना है। हमारे पास ये थ्योरम गिवन है और ये एग्जाम्पल 1 2 3 ये सारी आपके पास असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट में करना है। चलें ठीक है, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।